हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हटके। मुबशर ज़ैदी, ज़रार खोड़ो और वसअतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। गुज़िश्ता हफ्ते डॉलर जिस तेज़ी से बढ़ा था तो उसने इस तनाज़े को जन्म लिया कि जनाब ये किसके ऑर्डर्स पर हुआ। और कल तक हमारे वज़ीर आज़म साहब जिन्होंने एक इज्तिमाई इंटरव्यू दिया, उन्होंने इस बारे में कहा कि बिल्कुल उन्हें इल्म नहीं था। सुन लीजिए एक दफ़ा फिर। जी, स्टेट बैंक ऑटोनमस है ना। अच्छा, मुझे तो नहीं पता था। अगर मुझे होता तो मैं उनको शायद कहता और तरह करें, शायद डिले करके करें, स्टैगर कर दें, लेकिन खैर स्टेट बैंक ने किया। इसके बाद हमने मैसेज भिजवाई है कि आगे से ये आपने करना है, तो एक छोटा सा ग्रुप हमें पता होना चाहिए कि आप क्या करने जा रहे हैं ताकि हम अपनी इनपुट दे सकें। ये दोनों दफा मैं आपको यकीन दिला रहा हूं कि मुझे न्यूज के ऊपर पता चला रुपया गिरा। अच्छा, अब आप सुन रहे थे और यहाँ पर एक बार फिर वाजे कर देते हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कहा कि दोनों बार, यानी कि हाल में जो अभी डिवैल्यूएशन हुई है और पिछली जो मेरे ख्याल अक्टूबर में जो हुई थी, उसमें दोनों वक़्त पर इनको नहीं बताया गया था या इनको इल्म नहीं था। अब मसला सिर्फ ये है कि फाइनेंस मिनिस्टर असद उमर साहब का इंटरव्यू लिया अरशद शरीफ ने ARY पे, राइट, ARY पे लिया, और ये है 17 अक्टूबर की। उस वक्त कोई और ही बयानिया था, तो आप असद उमर से ही सुन लें। इतनी बड़ी डिवैल्यूएशन आई हुकूमत के नॉलेज में लाके स्टेट बैंक ने की या नहीं? स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने इस वे, स्टेट बैंक के अंदर किसको पता था वो मुझे पता नहीं, लेकिन स्टेट बैंक के बाहर दो लोग थे जिनको पता था। गवर्नर स्टेट बैंक ने मुझे इन्फॉर्म किया, उन्होंने कर्टसी के तौर पे इन्फॉर्म करते हैं, इस्तेकाक उनका, ये खुद फैसला कर सकते हैं। उन्होंने मुझे इन्फॉर्म किया कि कल सुबह हम ये एक्शन करने जा रहे हैं। मैंने वो मैसेज प्राइम मिनिस्टर को रिले कर दिया। मुझे और प्राइम मिनिस्टर को पता था, बाकी किसी को कैबिनेट में भी नहीं पता। मुझे और प्राइम मिनिस्टर को पता था, बाकी किसी को नहीं। प्राइम मिनिस्टर तो कह रहे हैं कि अक्टूबर की बात अभी इमरान खान साहब कह रहे हैं कि जी मुझे ना इस दफा पता था, ना पिछली दफा पता था। अच्छा, ये खासी चीज़ें बढ़ गई थी और असद उमर साहब से बार बार ये सवाल पूछे गए कि सर बता दें, मतलब कि आपको पता था, नहीं पता था, आपने बढ़ाया, तो बार बार वो कहते रहे कि नहीं स्टेट बैंक। सुनिए। कौन करता है रुपए की कदर में कमी, क्यों हो रही है वो कमी, और इससे अवाम पे और मईशत के ऊपर असर क्या पड़ता है। सबसे पहले तो कौन ये करता है जी। हमारे निज़ाम के मुताबिक ये इख्तियार जो है मॉनेटरी पॉलिसी का, जो पॉलिसी रेट है, इंटरेस्ट रेट जो होता है वो, उसको सेट करना और एक्सचेंज रेट सेट करना, ये सेंट्रल बैंक का इख्तियार है और सेंट्रल बैंक ही ये फैसले कर रहा है। कभी कमेंट नहीं किया कि एक्सचेंज रेट क्या होना चाहिए। वैसे भी ये फैसला जो है, मैं जो मर्जी मेरे ख्याल में सही कदर हो, फैसला स्टेट बैंक ने करना है, तो मेरी पर्सनल राय से वैसे भी नहीं फर्क पड़ता। लेकिन ये मुनासिब चीज़ नहीं है कि फाइनेंस मिनिस्टर बैठ के स्पेकुलेशन करेगा एक्सचेंज रेट क्या होना चाहिए। अच्छा, एक बार फिर वाजे कर दिया है कि द डिसीजन इज टेकन बाय द स्टेट बैंक। अच्छा, ठीक है, अब हमने स्टेट बैंक से अपनी भी थोड़ी सी वो की, हमें आपको पता है कि किससे बात की, तो वो स्टेट बैंक ने कहा है कि जनाब हमने तो इनको बताया था। अच्छा, आज थोड़ी सी ये भी गड़बड़ हुई है कि ये आज ये कह रहे हैं कि जनाब स्टेट बैंक के साथ हमारी एक मीटिंग हुई थी, जो उन्होंने सहाफ़ियों से इनफॉर्मल बात की इस्लामाबाद में SDPI के सेमिनार में, और स्टेट बैंक ने हमसे तस्करा ज़रूर किया था लेकिन ये नहीं बताया था कि कब बढ़ाएंगे। तो हमें ये नहीं पता था कि कब बढ़ेगा, लेकिन थोड़ी बहुत इस पर वो हुई। साथ ही इन्होंने ये बात भी की है, इन्हीं फाइनेंस मिनिस्टर ने, कि मेरी हफ्ते में कई बार गवर्नर स्टेट बैंक से बात होती है, मगर मुझे इंडिकेशंस तो होता है कि वो क्या फैसले कर रहे हैं, लेकिन एग्जैक्टली ये नहीं पता होता कि अगले दिन क्या रेट निकलेगा या क्या होगा। इसका मतलब है कि राब्ते में तो रहते हैं, और इसी बात के लिए हमने जो है ना एक सीनियर इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर है कॉमर्स के और के, क्योंकि आपको पता है हमारी अंडरस्टैंडिंग जो है उसमें काफ़ी कम है, तो हमने शहबाज राना साहब को तकलीफ दी है इस्लामाबाद स्टूडियो में कि वो आकर के हमें समझाएं, क्योंकि कल जब वज़ीर आज़म ने ये कहा था कि उन्हें दोनों दफ़ा नहीं पता, तो आज इन्होंने एक ज़ोरदार स्टोरी छाप दी ट्रिब्यून में कि जनाब स्टेट बैंक तो ये कह रहा है कि जनाब हमने तो नोटिफाई किया था। जी बिल्कुल। तो शहबाज साहब बताइए, आप तो बिल्कुल वहाँ पावर कॉरिडोर्स के साथ हैं, तो ये इसमें चक्कर क्या है, क्या कम्युनिकेशन गैप है, कौन सच बोल रहा है, कौन गलत बोल रहा है? जी शुक्रिया ज़ैदी साहब, आपका शो मैं बड़े शौक से देखता हूँ और माशाल्लाह आप लोगों से बहुत कुछ सीखने को मौका मिलता है। आज हम आपसे सीखेंगे। शायद ये ऐसी चीज़ जिसको शायद इस मुल्क में किसी को भी समझ नहीं आ रही इकॉनमी क्या चीज़ है। बिल्कुल। सर प्रॉब्लम यहाँ पे आप दो तरीक़ों से इन चीज़ों को देख सकते हैं। एक आपका कानून है
स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का 1956 का एक कानून है जो स्टेट बैंक के इख्तियारात को वो करता है, सारा उसको डिफाइन करता है। और उसी कानून के तहत, जिसके ऊपर वसीउल्लाह साहब अभी जिक्र फरमा रहे थे, मॉनिटरी एंड फिस्कल पॉलिसीज़ कोऑर्डिनेशन बोर्ड, वो उसी कानून के तहत बना हुआ है, जिसकी मीटिंग कानून के तहत छमाही में एक दफ़ा होना लाजिम है। तो इस दफ़ा जो मीटिंग इन्होंने हुकूमत ने रखी, और बड़े एक अच्छे इनका तरीका था कि जो मॉनेटरी पॉलिसी की अनाउंसमेंट आपको पता एक्सपेक्टेड थी, उससे एक दिन पहले वो मीटिंग होती है, और उस मीटिंग के अंदर इसके ऊपर जो बात होती है वो जनरल डिस्कशन होती है, मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर भी होती है और एक्सचेंज रेट के भी होती है। उस मीटिंग के बाद फिर वज़ीर ख़जाना साहब की और गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान तारिक बाजवा साहब की एक मुलाकात होती है, और उस मुलाकात में इनफॉर्मली उनको इन्फॉर्म किया जाता है, दोनों के दरमियान एक अंडरस्टैंडिंग तय पाती है। प्रॉब्लम कहाँ पे होता है? दो चीज़ें आपने फरमाया कि गलत बात कौन कर रहा है, मैं इसको कहूँगा कम्युनिकेशन गैप। फाइनेंस मिनिस्टर साहब को ये बात बता दी गई थी। अब दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि क्या फाइनेंस मिनिस्टर ने वो बात प्राइम मिनिस्टर साहब को बताई या नहीं बताई? वहाँ पे आप कह सकते हैं कि गैप है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और वजारत ख़जाना के दरमियान मुझे कोई गैप नज़र नहीं आता। उसकी वजह क्या है? हिस्टोरिकली स्टेट बैंक कानून जो भी कहे वो वजारत ख़जाना से पूछ कर चलता है। पिछले 2 साल में 7.7 अरब डॉलर हमने मार्केट से उधार लेके स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने वो रुपए की कदर को मुस्तहकम रखने के लिए मार्केट में फेंके। तो क्या किसी भी खासतौर पर पाकिस्तान के जो स्टेट बैंक है उसका कोई गवर्नर वज़ीर ख़जाना से पूछ कर जब वो डॉलर उधार पे ले रहा है मार्केट से और कमर्शियल रेट्स पे उठा रहा है, क्या वो मार्केट में फेंक सकता है? वो नहीं फेंक सकता। तो ये हिस्टोरिकली ऐसा कभी नहीं, और इस दफ़ा भी ऐसा नहीं हुआ। ये सारा जो भी हुआ इन कंसल्टेशन विद फाइनेंस मिनिस्टर हुआ है। हाँ, असद उमर साहब की जो पॉलिसी है और इसाक डार साहब की जो पॉलिसी है उसमें थोड़ा सा फ़र्क है। डार साहब जो थे वो कंप्लीट कंट्रोल के ऊपर उनका एक वो था, उनके हेजमोनिक वो कंट्रोल रखना चाह रहे थे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का। जो असद उमर साहब की पॉलिसी है जो इन लाइन विद द पीटीआई पॉलिसी है कि स्टेट बैंक को ऑटोनॉमी होनी चाहिए इस डिसीजन मेकिंग में, ताहम ये फैसला भी प्रैक्टिकली उस तरह इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। अब आप इसके ऊपर एक ये बहस हो सकती है कि तारिक बाजवा साहब ने इसको आप कह सकते हैं कि इनफॉर्मली इनको गवर्नमेंट फेडरल गवर्नमेंट को इन्फॉर्म कर दिया, क्योंकि इसकी पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन हमेशा होती है। बिल्कुल होती जो एक फ़र्क जो था तारिक बाजवा साहब जो मेरी इतलात हैं और असद उमर साहब की जो कन्वर्सेशन थी, मेरा ख्याल वफाकी हुकूमत का ये ख्याल था कि जो डिवैल्यूएशन हो ये ग्रेजुअल हो, क्योंकि IMF जो बात कर रहा है वो तो 160 रुपए से ऊपर की भी बात कर रही है, हुकूमत पाकिस्तान वो बात नहीं मान रही। अभी भी जो रुपया 144 और 146 पे भी दो बैंकों ने उस दिन ट्रेड किया था, वो गालबन जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान था उसको प्रॉपरली एग्जीक्यूट नहीं कर सका। आप देखते हैं कि उसी दिन शाम को रुपया जो क्लोज होता है 139 पे होता है, बिल्कुल मंडे को वो रिकवर करता है। ये जो रिकवरी आप लोगों ने भी इसका बिल्कुल सही इशारा दिया, ये बगैर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जो इंटरवेंशन है मार्केट में उसके बगैर ये पॉसिबल नहीं हो सकती। तो वो सवाल फिर खड़ा हो जाता है कि क्या वाकई स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कानूनी तौर पर खुद मुख्तार है, क्या प्रैक्टिकली है या नहीं है? तो उसके ऊपर बड़े सवालात हैं। दूसरी अहम बात, असद उमर साहब ने भी मैकेनिज्म की बात की और प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी बात की कि एक मैकेनिज्म होना चाहिए। मेरा ख्याल है ये कोई अच्छी बात नहीं है। अच्छा, अगर आपने कानून के तहत स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को आपने ऑटोनॉमी दी है तो आपको इन लेटर एंड स्पिरिट उसको ऑनर करना चाहिए। ठीक है, एक फैसले की पॉलिटिकल इंप्लीकेशन होती हैं तो इनफॉर्मली हर मुल्क में बहुत सारी चीज़ें हो रही होती हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको माजी में भी याद होगा कि एक दफ़ा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इंटरेस्ट रेट में गालबन उन्होंने इजाफा किया था या कमी की थी, तो स्टेट बैंक की उसकी मॉनिटरी पॉलिसी की अनाउंसमेंट आने से पहले ही उस वक्त जो वज़ीर ख़जाना थे इसाक डार साहब, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके मुंह से बात निकल गई थी कि रेट तब्दील हो गया है। तो इस तरह की जो मिसालें ये भी ठीक नहीं है। तो एक इनको बैलेंस्ड अप्रोच लेनी चाहिए। एक जो कंसर्न वजारत ख़जाना का है, जिसका शायद थोड़ा सा मेरे भी उनके इसके बारे में एक लीनियंट व्यू है, वो ये है कि जो ट्रांजैक्शंस होती हैं एक्सचेंज रेट मार्केट में, जो इंटरवेंशंस होती हैं, इसमें बेहतर इसमें ट्रांसपेरेंसी लाने की ज़रूरत है। अगर मिसाल के तौर पर जुमे को जो रुपए की वैल्यू थी 134 रुपये थी, वो 146 रुपये पे भी जाती है और 144 पे ज़्यादा ट्रेडिंग होती है, तो अगर मेरे पास डॉलर हैं, अगर 134 पे मैंने उसको होल्ड किया हुआ और 146 पे उसको मैं बेचता हूँ, रुपया वापस 137 पे आ जाता है, तो मैं दोबारा खरीद लेता हूँ। तो आप देखिए मैंने कितना प्रॉफिट बनाया। जी, ये एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर ट्रांसपेरेंसी लाने की जरूरत है, और इस सिलसिले में अगर कोई फॉर्मल कोई अरेंजमेंट होता है तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। ठीक है शहबाज भाई, हम सॉरी अभी आपसे गुफ्तगू एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आते हैं।
वेलकम बैक जी। हमारी बात हो रही है कि डॉलर हाइक के बारे में किसको पता था या नहीं पता था, और शहबाज राना हमारे साथ है। तो शहबाज भाई एक बात मुझे बताएं, अब देखें डॉलर ने तो ऊपर जाना ही था, कितनी जल्दी जाना था और कितनी तेजी से जाना था ये हमें शायद नहीं पता। आपने बात की, दो बातें की कि एक तो इस तरह की जो भी कदम होता है उसका एक पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंस होता है, जाहिर है, जैसे अमेरिका में कहते थे इट्स द इकोनॉमी स्टूपिड, ठीक है। दूसरी बात यह है कि ये जो कम्युनिकेशन गैप जो अब काफी वाजे हो गया है, जब हम ओवरऑल इकोनॉमी की बात करें और मेक और ब्रेक फैक्टर इस हुकूमत का इकोनॉमी ही होगा, जाहिर है, जितने भी दरख्त लगाएं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जब हम इस तरह का कम्युनिकेशन गैप देख रहे हैं, फाइनेंस मिनिस्टर एक की पोजीशन और प्राइम मिनिस्टर के बीच में, आपकी नजर में जो ओवरऑल इकोनॉमिक प्लानिंग जो हो रही है या जो होनी चाहिए वो उस पर कितना असरअंदाज होती है? देखिए, ये बहुत अहम सवाल है। जब पीटीआई की हुकूमत अभी नहीं बनी थी, जो एक चीज़ सर्टन थी वो ये थी कि असद उमर साहब जो है वो वजीर ख़जाना हो। बिल्कुल। तो देयर वाज एन एक्सपेक्टेशन कि ही मस्ट हैव प्रिपेयर्ड हिज प्लान, और जैसे ही आएंगे तो अपना ये प्लान जो है वो ये रोल ओवर करेंगे। उनको थोड़ा सा टाइम लगा चीज़ों को करने के लिए। उसकी एक वजह ये थी कि उनके पास पब्लिक पॉलिसी का एक्सपीरियंस नहीं है। बिल्कुल। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि जो मैं पिछले 3 माह में देख रहा हूँ चीज़ें, अभी भी गवर्नमेंट जो है एक सर्टन लाइन ऑफ एक्शन नहीं ले रही। एक लगता है कि सरकार के अंदर एक कन्फ्यूजन है। पिछले सेटअप में हम उसको जितना भी क्रिटिसाइज़ कर हम करते भी रहे उनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को, एक चीज़ बड़ी क्लियर थी, जब कोई भी मामला इक़्तिसादी राब्ता कमेटी के पास फैसले के लिए जाता था तो उसके पीछे पूरा होमवर्क होता था, मोस्ट ऑफ द टाइम, नॉट ऑलवेज, और उसके अलावा उसकी एक प्री ईसीसी टाइप मीटिंग हो जाती थी। इनका जो ये मॉडल है ये करते हैं कि बजाय के प्री ईसीसी मॉडल के ऊपर वो मीटिंग करें, ये हर चीज़ कंसल्टेटिव मोड में ले जाते, विच इज़ इन अ वे गुड। लेकिन प्रॉब्लम ये हो गया है कि आपकी जो ब्यूरोक्रेसी है उसकी जो उसकी जो कह सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव पावर और जो उसकी कॉम्पिटेंसी है, जो स्किल सेट है, वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो डिटीरियोरेट हो गया है। तो जो एक तो ये प्रॉब्लम इनको एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे आ रहा है। दूसरा जो आप फरमा रहे हैं, इस वक्त जो इकोनॉमिक पॉलिसी जो है वो अगर बन रही है तो उसमें 3 से 4 लोगों का मेजर रोल है। प्राइम मिनिस्टर साहब को जो एडवाइस करते हैं उसमें डॉक्टर इशरत हुसैन भी हैं, रज़ाक दाऊद साहब के साथ उनका एक पुराना रिलेशन है, प्राइम मिनिस्टर साहब का आज से कुछ 30 साल से भी पुराना, उनके ऊपर वो काफ़ी इन्हिसार करते हैं। और जो टीम है, इकॉनमी की टीम का जो कैप्टन है वो तो असद उमर साहब हैं। अब ये सारी चीज़ों के ऊपर अगर एक फर्म लाइन लेनी है वो गालिबन हमें नज़र नहीं आ रही इस वक्त। अगर आप IMF के ऊपर भी देखते हैं तो IMF के ऊपर हुकूमत की पॉलिसी क्लियर नहीं है। ये इनको पता है कि IMF के पास जाए बगैर चारा नहीं है। ये हीले बहानों से कह रहे हैं कि हम जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, सख्त शराइत के ऊपर कर्जा नहीं लेंगे। हमारी जो इस वक्त हालात है, हमारे पास सख्त शराइत के अलावा कर्जा लेने की और कोई ऑप्शन नहीं है। 2013 में जब हमने IMF से प्रोग्राम लिया था, जो वॉशिंगटन था वो पाकिस्तान का सपोर्टिव था। अगर हमने 3 साल का प्रोग्राम मुकम्मल किया तो उसमें PMLN की हुकूमत की कारकर्दगी से ज़्यादा जो अमेरिका की वजह से हमें वहाँ से एक सपोर्ट मिलती रही इम्प्लिसिटली, उसका बहुत बड़ा रोल था। गुड पॉइंट। आज वो सपोर्ट मिसिंग है। तो अगर हम इसी सिनारियो को अगर 5 साल पीछे ले जाते हैं तो IMF आपको एक नरम शराइत के साथ आपको मिलेगा। आज IMF सख्त है, इसकी वजह से हुकूमत को अपनी पॉलिसी साजी में बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना है। आप बिजली की कीमतें देख लें, आप गैस की कीमतें देख लें, आप डॉलर का इशू देख लें, आप इंटरेस्ट रेट हाइक देख लें, इन सारे फैसलों में आपको लगता है कि हुकूमत जो है ना वक्त से ज़्यादा टाइम ले रही है। उसका नुकसान क्या है? आपका जो इस वक्त कुछ हुकूमत कह रही है कि हमारे पास फॉरेन इन्वेस्टर्स की इंटेंशंस आई हैं, वो भी इंटेंशंस हैं। उसमें जितनी भी ऑफर्स हैं, जैसा कि वो सुजुकी मोटर्स की $450 मिलियन की इन्वेस्टमेंट है, ये 2016 से तो इसके ऊपर मैं रिपोर्ट कर रहा हूं। बिल्कुल। वो कंडीशनल वो इन्वेस्टमेंट है। वो सुजुकी मोटर्स चाह रहा है कि आपको वो स्टेटस उनको दें जो आप नए इन्वेस्टर्स को यूरोप से जो आ रहे हैं और बाकी कंट्रीज से आ रहे हैं उनको देना चाह रहे हैं ताकि इनकी मोनोपोली टूटे। ये पुराना उनका मुतालबा है। पेप्सिको ने अपने जो इंटेंशन है वो पहले से अनाउंस की हुई हैं। जो नया इन्वेस्टर है वो अभी देख रहा है हुकूमत कर क्या रही है, और जब तक हुकूमत की क्लैरिटी नहीं आएगी तो उसकी वजह से आपकी जो सरमायाकारी उस पर फौरी तौर पर बढ़ने के इम्कानात कम है। दूसरा प्रॉब्लम ये होता है कि जब क्लैरिटी पॉलिसी के ऊपर नहीं होती तो स्टॉक मार्केट जहां पे आपको पता है कि सट्टाबाजी होती है और वो सारी होती ही स्पेकुलेशन है। बिल्कुल। और वो होती है कि आज पॉलिसी क्लियर है तो ऊपर ले जाओ, कल पॉलिसी जो वो क्लियर नहीं है तो वो स्टॉक मार्केट को नीचे ले जाओ। वहां पे ये गेम हो रही है रियल एस्टेट सेक्टर। शहबाज, बिल्कुल, मैं सिर्फ ये भी पूछना चाहूँगा कि गोइंग फॉरवर्ड भी जो इनका प्लान है एक्सपोर्ट सेक्टर के लिए, जो इन्होंने बिजली कम करके दी है, गैस कम करके दी है, जो किक स्टार्ट करना चाह रहे हैं वो साइड एक्सपोर्ट्स की, आपको लगता है
कि उसमें कामयाब हो जाएंगे अगले 6 महीने में? इसके ऊपर जो एक्सपोर्ट के ऊपर जो हुकूमत ने पॉलिसी ली है, ये मेरा ख्याल ठीक पॉलिसी ली है। इनके पास जो लिमिटेड रिसोर्सेज है उसमें इन्होंने फैसला ये किया है कि जो बजट सपोर्ट दी जाए ये एक्सपोर्ट सेक्टर को दी जाए। लेकिन यहाँ पे आपको 2 से 3 प्रॉब्लम्स आएंगे। एक तो वो जितनी उनका, चूंकि आपके टैरिफ के रेट्स इतने ज़्यादा उसका फ़र्क आ रहा है, जैसे LNG है वो तकरीबन $12.5 के ऊपर आपको मिल रही है पर MMBTU, और उसके मुकाबले में जो लोकली प्रोड्यूस गैस है वो $6.5 के ऊपर है। तो वो जो डिफरेंस है वो आपने सब्सिडी में देना है। एक तो इनके पास वो फिजिकल स्पेस नहीं है, इनको वहाँ पे अच्छा खासा प्रॉब्लम आएगा। इसके साथ ही जो वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब जो साबका वज़ीर-ए-आज़म है, उन्होंने जो इंसेंटिव्स दिए थे उसकी अदायगियाँ भी अभी वजारत ख़जाना ने करनी है। ये तो है फिजिकल साइड। दूसरा प्रॉब्लम जो प्रैक्टिकली इनको आएगा, हमारी जो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है वो पिछले 30 साल से उसका जो इन्हिसार है वो या हुकूमत की सपोर्ट के ऊपर होता है, या कभी हमें अमेरिका से कोटा मिल जाता है, या कभी हमें यूरोपीय यूनियन से हमें वो फ्री ट्रेड फैसिलिटी मिल जाती है। तो उसका जो एक्सपोर्टेबल सरप्लस है उसके ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। लेकिन इस हुकूमत को कम से कम इस चीज़ का क्रेडिट जाता है, एटलीस्ट इन्होंने एक एफर्ट किया कि एक्सपोर्ट को बढ़ाएं। देखिए, इसके बगैर आपका चारा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। आपके जो पिछले साल 5 साल में जो कर्जों का बोझ बढ़ा मुल्क के ऊपर, उसकी बुनियादी वजह यह थी कि आपकी जो इकॉनमी थी वो एक्सपेंशन मोड में थी। CPEC की भी मशीनरी इंपोर्ट हो रही है और बाकी चीज़ें हो रही हैं। उसके उन एक्सपेंशनरी नीड्स को पूरा करने के लिए हमारी जो अपनी जो उसमें जो सेविंग्स हैं और हमारी जो नॉन डेट क्रिएटिंग इन्फ्लोज जो हैं वो इतने नहीं थे कि आप इन इंपोर्ट्स को जो है वो फाइनेंस कर सकते। हमने गैर मुल्की जो आपके वो शहरी हैं उनकी हम सेविंग्स के जरिए अपना मुल्क चला रहे हैं। तो उसको हल करने के 2 ही तरीके हैं। आप बरामदात को बढ़ाएं, जिसके ऊपर इनका पहला स्टेप है। अब उसकी प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज मैंने आपको बता दी हैं। दूसरा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। FDI तब तक नहीं आ सकती इस मुल्क में जब तक आप उसको जो इनेबलिंग एनवायरनमेंट नहीं देते। इस मुल्क में ब्यूरोक्रेसी का माइंडसेट ये है कि जो भी कारोबारी शख्स है वो चोर है, उसे जितना आप अपना हिस्सा निकाल सकते हो वो निकाल लो। ये माइंडसेट चेंज करने की भी जरूरत है। अच्छा, तीसरा उसमें बड़ा मसला है आपका ओवरऑल जो आप परसेप्शन क्रिएट करते हैं। जब आप IMF के प्रोग्राम में जाते हैं तो जो गैर मुल्की सरमायाकार आता है उसको पता होता है कि एक इकॉनमी डिसिप्लिन्ड है। ये आपको फैक्टर्स, आपको चीज़ें सामने जहन में रखनी है। तो जब तक ये वाली 2-3 बड़ी चीज़ें नहीं होगी, पाकिस्तान के मसाइल इसी तरह रहेंगे। चले, फाइनली एक छोटा सा आपने रियल स्टेट के बारे में बात की, अगर ब्रीफली बता दें, बिकॉज वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, के रियल स्टेट जो है वो भी स्टैग्नेंट हुई भी है अभी तक ये सारे इंडिसीजन में। देखिए, रियल स्टेट पाकिस्तान में जो किसी एक सेक्टर ने बहुत ज़्यादा कमाया है पिछले 10 से 15 सालों में, वो रियल एस्टेट सेक्टर है। किसी भी मुल्क में आप देखेंगे रियल एस्टेट सेक्टर को इतनी छूट नहीं मिलती। उसकी बड़ी वजह यह है कि जो इनफॉर्मल पैसा है वो सारा रियल एस्टेट सेक्टर में जा रहा है। लेकिन इस सेक्टर के ऊपर अभी चेक्स आने वाले हैं, क्योंकि जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है और उसका जो 27 एक्शन प्लान है वो, और उसके बाद एशिया पैसिफिक ग्रुप का पाकिस्तान का एक म्यूचुअल एवेल्युएशन का प्रोग्राम चल रहा है। उसमें जो 2 सेक्टर्स के ऊपर जो बहुत बड़ा वो चेक आएगा, एक रियल एस्टेट सेक्टर है और दूसरा आपका इंश्योरेंस सेक्टर है। तो यहाँ पे थोड़ा सा इनको रेगुलेट करने की ज़रूरत है। एक तो आपको उसकी प्राइसेस बहुत ज़्यादा है, दूसरा यहाँ पे हाउस फाइनेंसिंग का इशू आता है। तो ये रियल एस्टेट सेक्टर में अगर करेक्शन हो जाए तो उसमें हरज कोई नहीं है। प्राइसेस में जो पिछले 10 से 15 सालों में इंक्रीज आए वो मैनीफोल्ड है, उसमें करेक्शन की जरूरत है। शहबाज, वी हैव रन आउट ऑफ टाइम। बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी कंप्रीहेंसिवली बताया और हमारी मालूमात में तो खैर खासा इजाफा हुआ ही, हमारे नाज़रीन की भी मालूमात में हुआ होगा। थैंक यू सो मच। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद ज़रा पड़ोसी मुल्क की तरफ रुख करेंगे। वेलकम बैक। ये जो अभी सितंबर गुजरा है 2.5 महीने पहले, उसके पहले हफ्ते में भारत की जो सुप्रीम कोर्ट है उसने महात्मा गांधी के पड़पोते हैं तुषार गांधी, उनकी दरख्वास्त पे रियासतों को पाबंद किया कि वो गौ रक्षकों की जो लाकानूनियत है बढ़ती हुई, उसको लगाम देने के लिए ठोस इंतज़ामी इक़दामात करें। उस सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले का या हुक्म का असर क्या हुआ, उसका सबूत हमें मिलता है भारत की सबसे गुंजान रियासत उत्तर प्रदेश में, जहां बुलंदशहर में गौकशी की अफवाह पे हुजूम ने पुलिस पे हमला कर दिया। एक पुलिस वाले समेत 2 अफराद हलाक हुए। हुआ ये कि एक खेत में कुछ हड्डियां और गोश्त के टुकड़े मिले। ज़ाहिर है लोग मुश्तैल हो गए, उन्होंने सड़क बंद कर दी। पुलिस ने सड़क खुलवाने की कोशिश की तो पुलिस पे हमला कर दिया गया। पुलिस का असला, कारतूस, मोबाइल सब छीन लिए गए। एक पुलिस चौकी नज़र आतिश कर दी गई, एक पुलिस गाड़ी और कुछ सिविलियन गाड़ियां वो भी नज़र आतिश हो गई।
एक पुलिस इंस्पेक्टर हैं सबुत कुमार सिंह और उनका एक साथी एक और पुलिस वाला है, उनको हुजूम ने घेर लिया और पत्थर मार मार के शदीद ज़ख्मी कर दिया। सबुत कुमार सिंह को उनके साथी जीप में डाल के हॉस्पिटल पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मुश्तिल हुजूम ने सबुत कुमार जो ज़ख्मी थे उनको जीप से घसीट लिया और फिर वहीं पे जो हुआ वो लिंचिंग उसे कहा जाए, उसके अलावा कोई दूसरा नाम नहीं है। यहाँ पर अगर आप चाहें तो सबुत कुमार के जो ड्राइवर हैं जी, मेरे पास क्लिप है और वो बता रहे हैं कि जब उनको जख्मी किया गया तो उसके बाद क्या हुआ। जी चला के दिखाएं। सर मैं आके साफ बाउंड्री की तरफ पड़े थे, वहां से उठा के लाके गाड़ी में लाद लिया सर। लेके हम जैसे चल रहे थे सर, तुरंत भीड़ आ गई चारों तरफ, पत्थर पत्थर पकड़ लो, मारो मारो पेड़ों की आड़ से। तो जब सब भागे, मैं अकेले मैं भी कूद के भाग गया सर। फिर बाउंड्री चिटक के जान बचाई, गन्ना खेत के किनारे। उसके पहले ऐसे को चोट लग गई थी? पहले से चोट लगी थी सर, उधर पड़े थे बाउंड्री के किनारे। आप उठा करके लाए थे? जी सर। आप गाड़ी लेके गए थे खेत? गाड़ी लेके मैंने जल्दी लाद के ले जाऊं सर अस्पताल। अच्छा जी। तो ये हैं पुलिस ड्राइवर जो सबुत कुमार को जिस तरह हलाक किया गया उसकी माजरा बता रहे थे। हलाक होने वाला एक शख्स आम शहरी बताया जाता है, उसका नाम सुमित है, लेकिन वो हमलावर हुजूम का हिस्सा था या कोई राहगीर था, इसकी तहकीक हो रही है। लेकिन सुना है कि 32 बोर का रिवाल्वर है, हुजूम में किसी के हाथ में था, उसकी फायरिंग से हलाक हुआ है। पुलिस ने अब तक 70 अफराद को हंगामा आराई के इल्ज़ाम में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है, मगर सिर्फ 9 गिरफ्तारियां हुई हैं। कहा जा रहा है कि जो बजरंग दल, एक जो RSS का एक ज़ैली तंजीम है, उसके जो कारकुनान हैं उन्होंने ये सारा सिलसिला जो है शुरू किया। बजरंग दल के ज़िले कन्वीनर हैं योगेश राज। उनकी शिकायत पे 8 मुसलमानों के ख़िलाफ़ पर्चा काटा गया और इन 8 में 2 बच्चे भी शामिल। अच्छा, ये भी इसे कहते हैं बैलेंसिंग एक्ट। एक बड़ी मज़ेदार कहानी है ये जो पर्चे की बात कर रहे हैं ना जी, कि हुआ क्या कि अच्छा एक जानिब तो ये जो FIR काटी गई योगेश राज के खिलाफ, और ये है तकरीबन मंडे कल 3 बजे दोपहर के। अच्छा, जब वो वायलेंस चल भी रही थी तो राज साहब की पॉइंटेशन पर इन 8 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हुई। अच्छा, उन्होंने 8 नाम दिए, सुदैफ चौधरी, इलियास, शराफत, अनस, शाजिद, परवेज और सरफुद्दीन, और कहा कि वो जी इस गांव के रहने वाले हैं। गांव का नाम है नया बांस, वहाँ पर जाट रहते हैं, वो ज़मींदार हैं, और जो मुस्लिम और दलित हैं वो उनकी ज़मीनों पर काम करते हैं। ठीक है, वहाँ पर कोई 50 मुसलमानों के मकान हैं। तो पुलिस वहाँ पर गए, चौक में कहा सबको कि जी बाहर आए, और एक एक करके सबका नाम लिया। अच्छा, पता लगा कि जी यहाँ पर इसका तो नाम का कोई बंदा नहीं है। अच्छा, ये बंदे का है लेकिन वो तो दूसरे शहर में काम करता है। अच्छा, ये 2 लोग हैं, ये तो फौत हो गए। आखिरकार जो 2 बच्चों की जो आप बात कर रहे हैं, एक 11 साल का है मेरा ख्याल है और एक 12 साल का है, वो वही 2 थे जिनके नाम लिस्ट में मैच करते थे। अच्छा, फिर पुलिस ने भी थोड़ी सी शर्म दिखाई, उन्होंने कहा कि जी फिर अपने उनके वालिदैन को कहा कि आप इनको ले आए पुलिस स्टेशन। वालिदैन का कहना है कि यार काफ़ी देर तो हमें देखते रहे कि क्या करें इनके साथ। फिर पूछा कि यार ये जो वाकया हुआ है इसके बारे में आपको कुछ पता भी है? हमने कहा कि जी हमें नहीं पता। तो उन्होंने कहा कि जी चाय पी लें और फिर आप लोग घर जा सकते हैं। अच्छा, ये अब आपने जो बात की इससे पहले कि ये मसला शुरू कहाँ से हुआ, एक ज़मींदार हैं जो जिनका भी शायद ये इनके साथ ही ताल्लुक़ है राज साहब के साथ, नाम उनका मुझे यहाँ नहीं मिल रहा, अभी मिल जाएगा 2 मिनट में। उन्होंने कहा कि जी मेरे खेत में ये गाय की लाश मिली है। जो मीडिया वहाँ पर गई है और जिनसे बाकियों से इंटरव्यू लिया है, जो भी वहाँ का लोकल गांव वाला है, उन्होंने कहा कि जी हमने तो किसी गाय की लाश अभी तक देखी ही नहीं। जहां तक सुबुद साहब की बात है तो वो सब आपको पता होगा कि ये वही इन्वेस्टिगेटिव अफसर हैं जो किस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, अखलाक अहमद के केस को। अखलाक अहमद का केस आपको याद होगा कि 2015 की बात है, अभी नई मोदी हुकूमत आई थी। दादरी जो दिल्ली का दादरी बीफ लिंचिंग केस, ये रहते थे और मेरा ख्याल है ये साबिक इनके जो बेटे हैं वो एयरफोर्स में है, इंडियन एयरफोर्स में, और चंद ही मुसलमान घराने थे उस गांव में। तो वहां से एक शोर शुरू हो गया कि जी ये बीफ का पैकेट लेके जा रहा है, और हस्बे मामूल, और अब तो हस्बे मामूल ही हो गया, एक हजूम आया और उसको पकड़ा और उसको पीट कर
कत्ल कर दिया। फिर लैब में भी बीफ भेजा। अच्छा, पुलिस ने किसको हिरासत में लिया? गोश्त को। और वो भी उनके फ्रिज में से, और बाद में प्रूफ भी हुआ कि वो नहीं कि था, वो मटन है। अच्छा, हाल में ही मैं खबर पढ़ रहा था, वही 3 years आफ्टर दादरी क्या हुआ टाइप खबर नहीं होती, कभी कभी हम फॉलो अप कर लेते हैं मीडिया में। मीडिया वाले वहां गए, लोगों से पूछा कि जी यहाँ पे हुआ क्या था। जो भी बंदा होता कहा कि जी मैंने सुना था कुछ हुआ है, मुझे तो पता ही नहीं। हालांकि कितने घराने हैं। सुबोध कुमार की बहन ने भी जो है, सुबोध कुमार की बहन जी, अच्छा, सुबोध कुमार की जो बहन है, उनका क्लिप है। क्लिप से पहले मैं आपको एक बात बता रहा हूँ जो क्लिप में नहीं है। उनके मुताबिक वो कह रही है कि जी ये एक साजिश है जिसमें ना सिर्फ गांव रक्षक मुलव्वस हैं बल्कि पुलिस के कारकुन भी मुलव्वस हैं। उनका ये कहना है, और उनका ये भी कहना है कि इसको इसलिए कत्ल किया गया था क्योंकि ये मोहम्मद इखलाक की केस को इन्वेस्टिगेट कर रहा था, और बीच इन्वेस्टिगेशन इसका तबादला भी कर दिया गया था क्योंकि कुछ इन्हीं मुलजिमों ने शायद कहा था कि जी ये तो बड़े बायस्ड हैं। बाकी अगर आप सुनना चाहते हैं कि सुबोध कुमार की बहन का क्या कहना था तो ये सुनिए। जानवर गौ हमारी माता है, मानते हैं, लेकिन उस माता के लिए मेरे भाई ने अपनी जान दी है। मुख्यमंत्री जी गौ 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 हिलाते फिरते हैं, खुद आगे गौ रक्षा को नहीं करते। शर्म की बात है। अफसोस है मुझे इस बात का। क्या मांग करते हैं? मैं सबसे पहले अपने भाई के शहीद स्मारक बनवाना चाहते हैं। मेरे भाई को शहीद घोषित किया जाए। एसके सिंह कोई मामूली हस्ती नहीं था। बात सही है। उससे पहले उसके फादर ने जान गंवाई, वो भी पुलिस में। हाँ, फादर की जगह लगे हुए थे। ये भी पुलिस में। कैसे उनकी मौत हुई थी? उनकी भी मौत इसी तरीके से हुई थी। झांसी में भी ऐसे ही उद्यम हुआ था, उस समय गोली लगी थी उनके। मुझे अपने भाई के लिए सम्मान चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। भाई के लिए ये चाहिए। अच्छा, योगी आदित्यनाथ जिनको ये मुखातिब कर रही है कि जी वो तो सिर्फ गाँव 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 ही कह रहा होता है, गाय 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 ही कह रहा होता है, वो अभी तक इनसे मिल नहीं सके क्योंकि इतलात के मुताबिक वो बहुत ही मसरूफ थे कबड्डी मैच देखने में। ब्रेक ले लेते हैं, फिर ब्रेक के बाद बात करते हैं। वेलकम बैक। मौजूद ज़ेर बहस है उत्तर प्रदेश शहर बुलंदशहर में गांव रक्षकों की हंगामा आराई में 2 हलाकतें जिनमें एक पुलिस वाले भी शामिल है। कुछ जो मोदी साहब के मुखालिफ हैं वो ये कहते हैं कि पिछले हफ्ते अयोध्या में जो एक बहुत बड़ा इज्तिमा हुआ कि वहाँ मंदिर बनेगा और पीसफुल रहा, और उसके बाद ये जो बुलंदशहर में पुलिस वाले की लिंचिंग हुई है गौ रक्षकों के हाथों, ये दरअसल इलेक्शन कैंपेन का बाज़ाब्ता इफ्तिताह है जो कि मई और जून में होने वाले हैं। लेकिन मैं ऐसे जो लोग हैं उनका बातों में नहीं कान धरता। अच्छा, मोदी साहब ज़ाती तौर पे इस तरह के जो घटनाएं हैं उनके शदीद खिलाफ हैं। अच्छा, अभी पिछले साल ही जून में एक लड़का था जुनैद खान, वो ट्रेन में सफ़र कर रहा था, उसकी फैमिली के यहाँ से भी कोई बीफ निकलने की अफवाह हुई, तो जो लड़के सफ़र कर रहे थे ट्रेन में उन्होंने उसे प्लेटफॉर्म पे खींच के और वहाँ चाकू मार के उसे मार दिया था। तो उसके बाद मोदी जी जो हैं उन्होंने ये कहा था कि गौ रक्षक के नाम पे इंसानों की हलाकत नाकाबिल कबूल है, और हमारे जो गांधी जी हैं उनके जो नॉन वायलेंस का जो फ़िलासफ़ी है उसके बिल्कुल ख़िलाफ़ है। और बिल्कुल तो मुझे ऐसा लगा जैसे गांधी जी आरएसएस के कोई रहनुमा हैं, वरना आमतौर पर नहीं, उनके तो आरएसएस के साथ मतलब आपको पता है कितनी तो पुरानी लिंक्स हैं, वो ज़ाती तौर पे खिलाफ हैं। हाँ, अब अगर लड़के ही लगी थी, अब अगर लड़के ही ना माने मोदी जी की बात, तो इसमें मोदी जी की तो कोई गलती नहीं है। बिल्कुल, आई एम विद यू यार। जुनैद खान के बाद तो कोई हलाकत वैसे भी नहीं हुई होगी, है ना? वही जो जुनैद के बाद ज़्यादा तो नहीं हलाकतें हुई हैं, ज़्यादा तर्ज करने की जरूरत नहीं। ये एंटी मोदी सेंटिमेंट है सर, आपको पता है इनका। बिल्कुल, इलेक्शन चल रहे हैं जी, और इलेक्शन की मुहिम शुरू हो गई है। सॉरी, इलेक्शन होने वाले हैं, और वो कौन सा इलेक्शन होता है जिसमें कोई फेक न्यूज़ ना आए ना, हमें मज़ा नहीं आता है। और इंडिया में तो आपको पता है कि लिटरली एक फेक न्यूज़ की बाकायदा इंडस्ट्री है जिसको बीजेपी की एलिजिडली सोशल मीडिया टीम भी बाकायदा सपोर्ट करती है। कोबरा पोस्ट तो नोट वाली बात है, ये शायद आइडियोलॉजी एंड प्लस नोट सारी चीज़ों की बात है। और हमारे जो भाई हैं सरदार जी नवजोत सिंह सिद्धू, आपको पता है कि वो वैसे ही काफ़ी तनकीद का निशाना बने हुए हैं जब से वो पाकिस्तान आए थे। वो जादू की जफ्फी वाला सीन, और फिर करतारपुर वगैरह वगैरह वगैरह। तो उन्होंने एक स्पीच दी अलवर में, राजस्थान, अलवर में राजस्थान में, और
क्लिप सुनाने से पहले मैं थोड़ा सा मुझे एक्सप्लेन करना होगा कि यहाँ पे हो क्या रहा है। उन्होंने स्पीच दी और मजाक उड़ा रहे थे मोदी जी का, बड़े आपको पता है पसंद नहीं आते ना उन्हें, जिस तरह होता है ना बहनों भाइयों मित्रों वाली चीज। वो क्लिप जी न्यूज ने डॉक्टर करके चलाई, डॉक्टर मतलब एडिट करके चलाई। तो ये जो आपको क्लिप में अभी दिखाना चाह रहा हूं ये एज इज इंटरनेट से ही उठाई है, किसी और की एडिटिंग है। पहले चलेगी डॉक्टर्ड क्लिप, फिर चलेगी ओरिजिनल क्लिप। सुनिए। आज नवजोत सिंह सिद्धू अलवर में भाषण देने पहुंचे, कल वो पहुंचे थे, तो उनकी सभा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे। सुनिए। अब जो कुछ और हैरानी की बात तो ये पयोधी की सिद्धू इसके अगेंस्ट कुछ कह भी नहीं रहे। बहनों भाइयों, अब जो कुछ बनेगा हिंदुस्तान में बनेगा, अब बाहर कुछ नहीं बनेगा, सब कुछ मेक इन इंडिया बनेगा। हैं? राफेल प्लेन तुम फ्रांस से लेके आए, बुलेट ट्रेन तुम जापान से लेके आए, सरदार पटेल का बुत तुम चीन से लेके आए, तो यहाँ वाले क्या बनाएंगे? पकौड़े बनाएंगे मोदी जी। ठोको ताली, टिका के ठोको, टिका के ठोको। भाइयों बहनों, पेट्रोल पंप पे चले जाओ, प्रधानमंत्री का हंसता हुआ नूरानी चेहरा। मतलब बोला जो बोले सो निहाल, उसको एडिट करके पाकिस्तान जिंदाबाद डाला। और सबसे जो हैरत की बात है उसका लोगों का ख्याल है कि लोग इस बात को मान लेंगे। अच्छा क्लिप मौजूद रहा, बहुत लोगों ने ट्वीट की, यहाँ पर एक पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल ने भी शायद उसको वही उठाकर उस पर बात की। रिपब्लिक टीवी ने सिद्धू साहब आप कहते हैं, फिर वो हटा दिया गया। सिद्धू साहब आप कहते हैं कि मैं सबके खिलाफ मुकदमा करूंगा, ये है डेफेमेशन। हुआ क्या होगा यहाँ पे कि किसी बीजेपी सोशल मीडिया सेल ने इसको एडिट करके जी न्यूज के किसी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर को किया होगा, उसने कहा कि सर ये देखें। जी न्यूज कोबरा पोस्ट का हिस्सा तो नहीं है? मेरा ख्याल है थी, नहीं वो मतलब स्कैंडल में थी, मेरा ख्याल है थी। तो सिर्फ 2-3 ही थे जी, नहीं थे जी, बाकी सब इस हमाम में किसी ने चढ़े नहीं पहले वो की थी ना। कोबरा पोस्ट। तो ये आ गया है लेवल अप। और दूसरा ये कि मुझे लगता है कि इस सारी सूरत में तो हमें तो बोल भी हमारा बहुत क्रेडिबल। नहीं मैं तो कहता हूँ कि बोल तो अब मुझे तो वो बीबीसी लगने लग गया है। सही बात है। मजाक के अलावा सर माफ कर दें जो भी कहा सुना, माफ, आप बड़े अच्छे लोग हैं, मजाक के अलावा। आज बल्कि वो मोदी साहब ने फिर थोड़ा सा सेंटिमेंट भी उछालने की कोशिश की करतारपुर में। अच्छा दोबारा ये जो जब पार्टीशन हुआ था तो देखे ये करतारपुर उधर चला गया और आप लोग जो दूरबीनों से देखते हैं उसको और ये करके और इसे हमारे पास होना चाहिए। कांग्रेस की नाअहली की वजह से करतारपुर जो है जाहिर है पहली जंग अजीम में जर्मनी को भी शिकस्त कांग्रेस की वजह से, वैसे कांग्रेस की नाअहली की वजह से पाकिस्तान भी हिंदुस्तान में से चला गया। ये भी है पॉइंट तो है। मैं ख्याल है कि इसी शुभ बात पर हम एक ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक क्या, सॉरी शो खत्म हो गया। तुम हिंदी में इतने डूब गए। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको हमारे शो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर मुनासिब समझे तो इस वीडियो को लाइक भी कर लें, तो कोई हर्ज नहीं है। और शेयर भी कर लें और कमेंट भी कर दें, वरना वो सब ऐसे ही लिखते रहेंगे। और ये जो दोनों कह रहे हैं ये कर लें जी प्लीज़, नहीं तो हमें भी घर जाना है, मैं आपके कंप्यूटर में नहीं रहना 24 घंटे। सही बात।